हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं डीएसएसबी 2026 के लिए जो हमारे जनरल पेपर के प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज चल रही है। उसमें आज हमारा 61वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 60 प्रैक्टिस सेट्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने ये सभी प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप सभी 60 के 60 प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। अभी जैसा कि आपके एग्जाम चल रहे हैं एमटीएस के मल्टीटास्किंग स्टाफ के, तो उसमें भी ये प्रैक्टिस सेट आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जनरल पेपर के जो आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, एमटीएस में तो आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो और भी आपके पेपर होते हैं डीएसएसबी के, उसमें 100 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जनरल पेपर के पूछे जाते हैं, जिनमें आपके सभी पाँचों सब्जेक्ट होते हैं, जो आपके रीजनिंग, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी के होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में हमने यहाँ पर सिर्फ 10-10 प्रश्न लिए हैं और इस पूरे प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट सेक्शन पर। पहला सेक्शन हमारा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का। इसके हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस देखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द 4 लेटर क्लस्टर आर अलाइक। 3 इसमें सेम होंगे, एक आपका अलग होगा। तो चलिए फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पहले पहला हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट वाले लेटर्स से ही हमारा जो आंसर है वो आ जाता है। तो वी से आया टी, वी होता है आपका 22, टी होता है 20 यानी कि -2, 2 का डिफरेंस है। आई होता है 9, जी होता है 7, एन होता है आपका 14, एल होता है 12, सी होता है 3 और आपका ए होता है 1। तो यहाँ से हमें पता नहीं चला, क्योंकि सब में 2 का गैप है। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर देखिए वाई है। वाई आपका कितना होता है 25 होता है, डब्ल्यू 23 होता है। तो यहाँ भी क्या है आपका 2 का डिफरेंस है। एम आपका 13 होता है, जे आपका यहाँ पर 10 होता है। देखिए यहाँ पर आपका 3 का डिफरेंस देखने के लिए हमें मिला है। एक और देख लेते हैं। क्यू आपका 17 होता है, ओ आपका 15 होता है, यहाँ पर भी 2 है। और एफ आपका 6 होता है, डी आपका 4 होता है। तो एकमात्र यही ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको 3 का डिफरेंस मिल रहा है, तो यही आपका अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ए ई क्यू एस एक्स डब्ल्यू जेड आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। ये एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। हम पहले यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज लेकर चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि हमें नहीं पता है कौन कहाँ पर बैठा हुआ है। सबसे पहले इसने बोला है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड एस। ठीक है, एक्स और एस के बीच में हमने मान लिया एक्स यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, एक पर्सन यहाँ पर बैठा है। अब दूसरे में हम मान लेते हैं कि एस यहाँ पर है और एक्स यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसने कहा कि एस और एक्स के बीच में 2 है, ये नहीं कहा कि कौन किसके राइट में है कौन किसके लेफ्ट में है। ठीक है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड एस व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एस। अच्छा, लेफ्ट ऑफ एस से अगर गिना जाए तो ये ठीक है, ये वाला हमारा हो जाएगा। इसको भी हम नहीं देखते हैं। ठीक है, इसको भी हम नहीं देख रहे हैं। जब आप इसने, क्योंकि इसने बोल दिया है कि जब एस के लेफ्ट से गिना जाता है तो एस और एक्स के बीच में एक पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है, तो इसने इस सेकंड वाले की हमारी जो ज़रूरत है उसको ख़त्म कर दिया है। अब देखते हैं आगे इसने क्या बोला है। आगे इसने बोला है ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जेड। ए जो है वो डब्ल्यू के थर्ड में 1 2 और 3 इस तरह बैठा हुआ है, लेकिन अभी हमें नहीं पता है कहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम देख लेंगे इसको। जेड सिट्स थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ क्यू। जेड जो है वो क्यू के लेफ्ट में थर्ड नंबर पर है। ए सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ जेड। ए जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ जेड बैठा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। ए सिट नहीं, यहाँ पर नहीं। अगर मान लीजिए ये सर्कल है तो जेड आपका यहाँ पर आ जाएगा। ए इसने कहा है कि ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जेड। अच्छा नहीं, ये यहीं पर होगा, क्योंकि ए बैठा है जेड के राइट में, ना कि जेड बैठा है ए के राइट में। ठीक है, अब इसने कहा है कि ए सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ जेड। ई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड। ई जो है वो ई यहाँ पर यानी कि आपका नहीं आएगा, इसने ये बोल दिया है ई यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमारी और पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। तो इसने देखिए एक्स और एस से हमारा यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि एस और एक्स को हम यहाँ पर बाद में लिखें और जो बाकी हमारे यहाँ पर दिए गए हैं उनको हम पहले लिखें। तो इसने सबसे पहले क्या बोला है, इसको लेकर चलते हैं। इसने पहले यहाँ बोला था कि जो डब्लू है ये रहा, ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डब्लू। मान लीजिए डब्लू हमारा यहाँ पर है,
ठीक है, ए थर्ड पर बैठा हुआ 1 2 3, तो ए हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है, हमने ये मान लिया। उसके बाद इसने बोला है जेड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अभी हमें इसका भी नहीं पता है। ए सिट इमीडिएट राइट ऑफ जेड, ए जो है जेड के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ, ई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, यानी कि ई आपका यहाँ पर नहीं बैठा हुआ है, इसने ये बोला है ई यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो अगर हम बात करें, अगर हम इसको यहाँ पर एडजस्ट करें, मान लीजिए हमने एस को यहाँ पर बैठा दिया तो एक्स हमारा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद इसने कहा है कि ई जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ई आपका यहाँ भी हो सकता है और ई आपका यहाँ भी हो सकता है। लेकिन उसके अलावा इसने एक और बात बोली है, एक और बात क्यों है, क्यू से रिलेटेड। क्यू ये रहा, जेड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, जेड जो है वो, जेड जो है वो क्यू के लेफ्ट में थर्ड नंबर पर बैठा हुआ है। तो क्यू को अगर हम यहाँ पर बैठा दें तो देखिए 1 2 यहाँ पर नहीं आ सकता है, इसलिए क्यू को हमें कहाँ बैठाना होगा, क्यू को हमें इस पोजीशन पर बैठाना होगा। क्यू को अगर हम यहाँ बैठा देते हैं तो इसके थर्ड में जेड यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पर हमारा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा सिटिंग अरेंजमेंट हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब इसने पूछा है कि हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड जेड, क्यू और जेड के बीच में कितने लोग बैठे हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के लेफ्ट से अगर काउंट करते हैं तो जेड ये रहा, इसके लेफ्ट से हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 और हाँ 3 बैठे, ये रहा जेड और क्यू के बीच में पूछा है तो 3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इससे हमारा आंसर जो है नहीं आ रहा था, मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने दूसरे वाले से यहाँ पर किया तो ये आंसर आपका आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना क्या है। तो वैसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या है, ऑप्शन पर नजर मारनी है। तो देखिए पहले में सब में क्यू है तो हमें पहले से निकालना ही नहीं है, हमें सेकंड और थर्ड से ही इसका आंसर निकालना है। तो एफ से आया जे, एफ होता है हमारा 6, जे होता है 10, फिर 14, फिर 18, तो आपका 22 आएगा। इसका मतलब 22 पर होता है हमारा वी, तो जिसमें वी होगा वो आंसर हो जाएगा, यानी कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो आंसर हमारा या तो सेकंड होगा या तो फोर्थ होगा। अब लास्ट वाला देखते हैं, तो आई होता है 9, एम होता है 13, प्लस 4 हुआ, फिर 17, प्लस 4 हुआ, फिर 17, सॉरी फिर आपका 21, तो यहाँ पर भी +4 हो रहा है, उसके बाद +4 करेंगे तो 25, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो जिसमें लास्ट में y है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज दे आर इन द नंबर फॉलोइंग सेट। जैसा कि इस सेट में दिया हुआ है ऐसा ही आपको इसमें ढूंढना है। तो 6 से 13 और 27, ठीक है, 6 से क्या आया 13 और उसके बाद 27। तो यहाँ पर अगर हम कोशिश करें तो देखिए 6 और 3 की हेल्प से हम 27 कैसे ला सकते हैं, इसको हम एक बार देखते हैं। तो 6 और 3 होता है हमारा 9, और 9 में हम यहाँ पर क्या करें, अगर इसको 3 गुना कर दें तो 9 तिया 27 आपका आ जाता है। इसी से 5 2 7, 7 का हम यहाँ पर अगर डबल करें तो ये आपका 14 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर 3 गुना करना पड़ रहा है और यहाँ पर हमें क्या है 2 गुना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर लॉजिक दोनों में सेम होना चाहिए, हमें ऐसा लॉजिक फाइंड करना है कि लॉजिक जो है वो दोनों में आपका सेम हो। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 6 तिया 18, 5 दूनी 10 और 4 14, और 6 तिया 18, 18 और 9, 6 और 3 9, 9 तिया 27, 5 दूनी 10, सॉरी 5 2, 6 और 3 9, 5 2 7 दूनी 14, आपका ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें रीजनिंग वाले सेक्शन में तो 6 3 से आया है आपका 27, और उसके बाद 5 और 2 से आया है हमारा कितना 14। तो क्या हमारा यहाँ पर आंसर होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक काम कर रहा है। जो थर्ड वाला हमारा नंबर है, जैसे यहाँ पर क्या है 27 है, ठीक है, 27 को हमने डिवाइड किया सेकंड वाले नंबर से यानी 3 से, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। उसके बाद इसमें से सेकंड वाला ही हमने माइनस कर दिया तो आंसर हमारा फर्स्ट वाला आ जाता है। यहाँ पर भी अगर देखें तो थर्ड वाला 14 है, डिवाइड किया सेकंड वाले से, आया हमारा 7, और फिर सेकंड वाला ही इसमें माइनस कर दिया तो 5 हमारा आंसर आ गया। तो यही हम लॉजिक देखते हैं इसमें। तो इनमें देखिए यहाँ पर क्या है, हमें क्या देखना है कि लास्ट वाले को सेकंड वाले से हमें डिवाइड करना है। तो इसमें अगर देखें, तो इसमें अगर हम देखें तो ये देखिए, ये तो देखिए इससे डिवाइड होगा ही नहीं। 96 की अगर बात करें तो देखिए 6 कम 6, ठीक है, 96 को हम क्या है 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 16 सिक्का
96, तो ये आपका 16 आ जाएगा। 16 में से 6 हम माइनस करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन यहाँ पर 11 आ रहा है, तो सेकंड वाला भी आंसर हमारा नहीं होगा। थर्ड वाले की अगर बात करें तो 72 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 4 एकम 4 और 18 चौक 72, ठीक है। -4 करेंगे तो आपका ये 14 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इस सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि थर्ड वाले को डिवाइड किया सेकंड से और फिर सेकंड से ही इसमें माइनस कर दिया, तो हमारा फर्स्ट वाला नंबर यहाँ पर आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, रेफर टू द फॉलोइंग सीरीज। इस फॉलोइंग सीरीज को देखना है और जो नीचे क्वेश्चन दिया है उसका आंसर हमें देना है। हाउ मेनी सच वोवल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय वोवल, ठीक है। ऐसे कितने वोवल्स हैं, ऐसे कितने वोवल्स हैं जिनसे पहले एक वोवल है, ठीक है, और उनके बाद भी एक वोवल है। यानी कि हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखना है जहाँ पर लगातार 3 वोवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए यू हमें दिख रहा है लेकिन इसके आगे पीछे नहीं है, आई हमें दिख रहा है लेकिन इसके आगे पीछे कोई भी वोवल नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए यू और आई है लेकिन इससे पहले जो वाई है ये हमारा वोवल नहीं होता है, तो ये भी हमारा नहीं हो जाए, नहीं होगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए ओ और ए, तो यहाँ पर लगातार 3, यहाँ पर भी नहीं है। तो देखिए एक भी हमें ऐसा पेयर नहीं मिल रहा है जहाँ पर लगातार 3 वोवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा, a@b का मतलब क्या है, a इज डॉटर ऑफ b, ठीक है। तो हमें डायरेक्टली क्या है, हम क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। तो बताइए हाउ दिलजीत रिलेटेड टू काव्या, दिलजीत रिलेटेड से किस प्रकार रिलेटेड है, अगर ये वाला रिलेशन हमें दिया हुआ है, ठीक है। दिलजीत @अतुल, तो @ का मतलब क्या है कि दिलजीत मतलब ए इज़ डॉटर ऑफ बी, यानी कि दिलजीत ए इज़ डॉटर ऑफ बी, यानी कि दिलजीत जो है वो डॉटर है किसकी, किसकी, अतुल की। उसके बाद ए हैशटैग मानव, तो हैशटैग का मतलब है ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, यानी कि जो आपका अतुल है, अतुल इज ब्रदर ऑफ मानव, अतुल इज, तो ब्रदर के लिए हम क्या है स्क्वायर का यूज़ करते हैं, तो ये मानव आ जाएगा। अब मानव के बाद आता है आपका डॉलर। मानव का मतलब है ए इज़ वाइफ ऑफ बी, यानी कि मानव जो है वो वाइफ है किसकी, मानव इज़ वाइफ ऑफ रोहित, मानव रोहित की वाइफ है। एंड परसेंट का मतलब है यहाँ पर क्या, ए इज़ फादर ऑफ बी, यानी कि आर जो है वो फादर है किसका, काव्या का, काव्या का। तो इसने पूछा है क्या, बताइए दिलजीत काव्या से किस प्रकार रिलेटेड है। देखिए काव्या के पापा, ठीक है, पापा और काव्या की मम्मी, काव्या की कौन हो गए, मामा हो गए, तो मामा हो गए, यानी कि मम्मी के भाई की बेटी है ये, ठीक है, मम्मी के भाई की बेटी है, माता के भाई की बेटी है। अगर दिलजीत से देखें तो दिलजीत के पिता की बहन की बेटी, ठीक है, पिता की बहन की बेटी, पिता के भाई की बेटी, पिता के भाई की बेटी, माता के भाई की बेटी, हाँ माता के भाई की बेटी, ये सही हो जाएगा। दिलजीत जो है वो काव्या की माँ ये रही, एम, एम का भाई है और इसकी ये बेटी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर देखिए क्या है, सेलेक्ट द ट्राइड विच फॉलोज द सेम पैटर्न, वो इसमें से हमें ट्राइड सेलेक्ट करना है जो इनमें दिए गए पैटर्न को फॉलो करता है। तो इसमें क्या पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है, पहले तो हमें वही देखना है। तो एल मतलब एल से आया आपका एन, तो एल आपका 12 होता है और एन आपका 14 होता है, +2 हो रहा है। एस आपका 19 होता है और वी आपका 22 होता है, यहाँ पर +3 हो रहा है यहाँ पे, यानी कि पहले वाले में +2 है, दूसरे वाले में +3 है। यहाँ पर भी अगर हम देखें, अच्छा क्योंकि ये ट्रिपलेट है, ट्रायड है, तो थर्ड वाले में देखते हैं। उसके बाद एन से आता है क्यू, एन से आता है क्यू, यानी कि यहाँ पर क्या है हमारा क्यू होता है 17, क्यू होता है हमारा 17, तो यहाँ पर +2 हुआ फिर +3 हो गया। अब हम बात करें अगर इसकी, वी से आया टी, तो वी होता है हमारा 22 और टी होता है यहाँ पर हमारा 20, तो यहाँ पर -2 हुआ है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर भी देखना है। देखिए क्या है, वी से आया हमारा टी, अब यहाँ पर अगर हम बात करें ओ होता है 15, 15 से आया 17, 17 से आया 20, तो यानी कि +2 हुआ फिर +3 हुआ। और सेकंड वाले में अगर देखें तो वी से आया वाई, तो वी होता है 22, 22 से +3 हुआ है। उसके बाद वाई से आया डब्लू, वाई से आया डब्लू यानी कि -2 हुआ है।
तो पहले वाले में क्या हो रहा है +2 +3 और दूसरे वाले में +3 -2। तो बस हमें यही देखना है। तो जे से आया हमारा क्या के, जे से आया के तो +1 हो रहा है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। आई से आया के, आई 9 होता है, के 11 ये हो सकता है। उसके बाद +3 देखना है, के 11 है तो यहाँ पर +3 हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड वाला देखते हैं क्या इसमें +3 -2 है, तो पी हमारा 16 होता है, 16 से 19 आया, बिल्कुल सही है। एस हमारा 19 होता है, तो 19 से -1 हो रहा है, तो देखिए ये आंसर नहीं होगा, -2 होना चाहिए था। तो आई पी के एस तो हमारा ठीक है, यहाँ पर -2 होना चाहिए, तो -2 होता तो यहाँ पर क्या आ जाता हमारा क्यू आ जाता। तो ये सेकंड थर्ड वाला जो है वो आपका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि 26 इज रिलेटेड टू 106। 26 जो है वो 106 से रिलेटेड है। इसी तरह से 32 130 से रिलेटेड है, 32 जो है 130 से रिलेटेड है। तो बताइए 42 आपका किससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये इससे किस प्रकार रिलेटेड है। तो देखिए 25 चौके 100 होता है, और तो 26 चौके कितना हो जाएगा आपका, 26 चौके 104 होगा, और यहाँ पर +2 हो रहा है। 32 में 4 की अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 3 चौक 12 और 2 चौक 8 यानी कि 128, और यहाँ पर भी +2 हो रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या मिला, × 4 + 2, ये पैटर्न हमें मिल चुका है। नंबर में हमें 4 की मल्टीप्लाई करनी है और फिर 2 ऐड कर देना है, नंबर में 4 की मल्टीप्लाई करनी है, 2 ऐड कर देना है। इसी तरह से हम 42 में करेंगे, तो 42 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे +2 ऐड करेंगे, तो यूनिट डिजिट सबकी अलग है, 4 दूनी 8 और 2 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 170 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन पर नजर मारेंगे तो देखिए पहले वाले में एस दिया हुआ है, इसलिए हमें पहला वाला देखना ही नहीं है, आंसर हमारा सेकंड और थर्ड से ही आ जाएगा। तो सबसे पहले सेकंड देखते हैं। आई होता है आपका 9, एम होता है 13, क्यू होता है 17 और यू होता है 21। तो नोट 4 13, ठीक है, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 का मतलब आपका यहाँ पर वाई आ जाएगा। तो जो जेड से स्टार्ट है वो तो आंसर होगा ही नहीं। तो अब आंसर आपका या तो सेकंड वाला होगा या तो थर्ड वाला होगा। तो अब देखते हैं हम लास्ट वाला जो लेटर है, तो डी से आया एच, डी होता है 4, एच होता है 8, 12, 16 और फिर आपका क्या जाएगा 20। तो 20 होता है आपका 20 होता है आपका टी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेलेक्ट द पेयर विच फॉलो द सेम पैटर्न। इसमें पैटर्न फॉलो हुआ है वो किस में हुआ है ये हमें देखना है। तो देखिए एस से आया एन, एस होता है 19 और एन होता है हमारा 14, तो यहाँ पर क्या है -5 हो रहा है। सेकंड देखें तो आर होता है 18 और एम होता है 13, ठीक है। तो 13 और 5 18, यहाँ पर भी -5 हुआ है। क्यू होता है 17 और एल होता है आपका 12, तो यहाँ पर भी -5 हुआ है। तो ऐसा ही हमें पेयर देखना है जिसमें सब में -5 हो रहा हो। तो या फिर हम ये देख लें कि जो हमारा सेकंड वाला है उसमें +5 कर दे तो इधर वाला हमारा आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं। तो देखिए क्या है एक्स में अगर हम प्लस ऐड करें, +5 ऐड करें तो एक्स से वाई जेड और ए बी सी, तो पहला वाला तो ठीक है। डब्ल्यू में अगर हम यहाँ पर क्या है 5 ऐड कर दें तो यहाँ पर आपका क्या है बी आ जाएगा, ये भी ठीक है। और वी में अगर हम 5 ऐड कर दें तो वी से वी आपका कितना होता है 22 होता है। तो 22 + 4 और +1, तो पहला वाला ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी को आपको देखने की भी यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर जो है आपका जनरल अवेयरनेस का। तो इसके भी 10 क्वेश्चन हमें यहाँ पर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए ये जो पेपर है ये आपका जो फरवरी मार्च 2026 में ही हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। कोई भी 2025 के क्वेश्चन हम आपको नहीं कराएंगे, क्योंकि 2025 के जो क्वेश्चंस हैं वो इतने यूज़फुल हमारे लिए नहीं होंगे जितने अब 2025 में पेपर हुए हैं वो यूज़फुल हैं। तो इसलिए सिर्फ 2025 वाले क्वेश्चन ही हम आपको यहाँ पर अब कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जीएस का। 2025 तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने किस प्रतिद्वंदी के खिलाफ कांस्य पदक जीता था, ठीक है। तो मारियाना बर्नाल, एलेक्सिस रुइज, एला गिब्सन या फिर एंड्रिया बेसेरा। तो यहाँ पर अगर बात करें आंसर की तो ये हो जाएगा आपका एला गिब्सन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है। पल्मोनरी आर्टरी है, एओर्टा है या फिर पल्मोनरी वेन है या आपका
सुपीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका फुफ्फुस शिरा यानी कि पल्मोनरी वेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर अगर हम चलते हैं तो विच कैंपेन डिड गांधी लीड स्पेशली टू प्रोटेस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आपको पहले भी करा दिया गया है कि नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने कौन सा अभियान चलाया था, तो वो था आपका दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वींस लेड एन आर्म रेसिस्टेंस against the East India Company at Kittur, Karnataka in 1824 against the implementation of doctrine of lapse। निम्नलिखित में से किस रानी ने 1824 में कित्तूर में व्यपगत के सिद्धांत, जो राज्य को हड़पने की नीति थी, वो किसकी थी, आप सभी जानते हैं डलहौजी की, के कार्यान्वयन के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध का नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, रानी दुर्गावती या फिर रानी अवंतीबाई। तो ऑप्शन आपका सेकंड रानी चेन्नम्मा जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। द हायर द बेटर इज सुटेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास के निम्नलिखित में से किस संकेतक में जितना अधिक उतना बेहतर उपयुक्त है। ये क्या है आपका, मातृ मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता। देखिए पहला वाला तो कभी भी हो ही नहीं सकता है, मातृ मृत्यु दर जितनी ज़्यादा होगी वो उतना अच्छा कैसे हो सकता है। वयस्क साक्षरता दर ये बिल्कुल हो सकता है। गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत जितना मतलब ज़्यादा होगा उतना बेटर, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, गरीबी रेखा से लोग जितने ऊपर होंगे उतना अच्छा होगा। शिशु मृत्यु दर ये भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका करेक्ट हो जाएगा कि एडल्ट जितने ज़्यादा साक्षर होंगे, जितने ज़्यादा लिटरेट होंगे, किसी भी कंट्री के लिए वो उतना ही बेटर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। इन September 2025, which of the following state of India launched AI-enabled screening device for early detection for breast cancer, cervical cancer and refraction errors। सितंबर 2025 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्तन कैंसर, गर्भाशय, ग्रीवा के कैंसर और अपवर्तक दोषों का शीघ्र पता लगाने के लिए एआई सक्षम स्क्रीनिंग डिवाइस लॉन्च किए। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर पंजाब। तो ऑप्शन नंबर 4 पंजाब आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। पट्टचित्र पेंटिंग्स आर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद विच रीजन। पट्टचित्र पेंटिंग पारंपरिक रूप से किस क्षेत्र से जुड़ी है, पंजाब, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात, राजस्थान। ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन ओडिशा, वेस्ट बंगाल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी इज मेड अप टू 2 मेन आइलैंड ग्रुप इन द बे ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में 2 मुख्य द्वीपों के समूह से बना है। लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, दमन द्वीप है या फिर अंडमान निकोबार है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अंडमान निकोबार। अगर बात करें कि अरब सागर में जो है वो आपका कौन सा द्वीप है, कौन सा द्वीप समूह है, तो वह आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात करें तो इसकी राजधानी के बारे में आपको कमेंट में बताना है। यही वीडियो को पॉज कीजिए और लक्षद्वीप की जो कैपिटल है उसको आपको लिखना है। तो आई होप कि आपने लिख दी होगी। अब हम बता देते हैं कि लक्षद्वीप की जो आपकी कैपिटल है वो क्या है, आपकी कावारत्ती है। ठीक है, चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बोराजिन इज प्रॉपर्ली नोन एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, बेंजीन, हीरा या फिर डिटर्जेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 बेंजीन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और जीएस के लास्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रिप्लेसेस द मौर्याज इन जिजेंटिक हार्डलैंड बाई द लेट 2nd सेंचुरी बीसी। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक गंगा के मैदानी इलाकों में मौर्यों का स्थान निम्नलिखित में से किस राजवंश ने ले लिया था। तो देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आपको हमने कराया है कि मौर्य के बाद कौन आए थे, तो आए थे आपके शुंग। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वृहद्रथ की हत्या कर दी थी उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, और उसके बाद उन्होंने शुंग वंश की यहाँ पर स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके जीएस के भी 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन आपके अपने नेक्स्ट सेशन पर, आपका मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज बेस इज 18.6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10.4 सेंटीमीटर। उस ट्राइंगल का एरिया बताना है जिसका जो बेस है वो आपका कितना है, 18.6 है, और हाइट जो है वो आपकी 10.4 है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हमें बताना है। तो अगर देखें तो अगर हम ये पता लगा लें कि ये जो ट्राइंगल है वो कैसा है, तो यहाँ पर हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पता लगा लेते हैं कि आपका
राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम सीधा सीधा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपकी साइड जो है वो कितनी है, 18.6 है और दूसरी आपकी 10.4 है। तो पॉइंट से पॉइंट हम यहाँ पर हटा देते हैं, इसको 2 से अगर डिवाइड करें तो 9 और 3, ठीक है, और इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 5 और कितना आ जाएगा ये आपका 2, 2 9 बटा 2 3 अच्छे, ठीक है, 93 और ये आपका 52 यहाँ पर आ चुका है। तो कैसे पता लगाएं कि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। बेस इंटू हाइट, हमें बेस भी दिया है और हाइट भी दी है, तो हमें अब कुछ करना ही नहीं है, बस डायरेक्टली फार्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हाफ बेस कितना है 18.6 और आपकी हाइट कितनी है 10.4, तो इसको 2 से हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो 99.3 आता है, और इसकी जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12, लास्ट में आपका 2 आएगा, तो 96.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। अ डीलर परचेज अ ग्राइंडर फॉर 7660 एंड सोल्ड इट for 8426. Had he allowed a discount of 12% on its mark price, what was the difference between the cost price and mark price of the grinder? एक डीलर ने ग्राइंडर को 7,660 रुपये में खरीदा और उसे 8,426 में बेच दिया। उसने इसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी, तो ग्राइंडर का जो CP है और MP है यानी कि मार्क प्राइस है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर क्या था ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि उसने बेचा कितने का था, उसने बेचा था 8,426 रुपये का। ठीक है, 8,426 रुपये का उसने बेचा था। उसने अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी थी। ठीक है, 12% की छूट देने के बाद उसने इतने का बेचा इसको, ये सीधी बात है। तो 12% की छूट देने का मतलब क्या है कि छूट को हम 100 में से माइनस करके लिखेंगे, तो ये कितने की वैल्यू है, ये 12% छूट देने के बाद की वैल्यू है, तो इसको ये यानी कि 88 की वैल्यू है। हम यहाँ पर मार्क प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें 100 की वैल्यू निकालनी होगी, तो बस हम यहाँ पर 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले इसको हम अगर 11 से डिवाइड करें, ठीक है, तो 11 से 11 88, यहाँ पर देखिए 11 सत्ते 77 और 72 बचा, 11 छिक्के 66, 11 छिक्के 66, ये आपका कट चुका है। उसके बाद हम इसको यहाँ पर डिवाइड करते हैं अगर 4 से, तो 4 से अगर हम इसको डिवाइड करें, 4 से नहीं 2 से करते हैं, तो 2 से 4 बार, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6, ठीक है, 383 आता है। उसके बाद 4 से ये 25 बार कट जाएगा, 4 से 25 बार कट जाएगा, तो 25 की हम इसमें यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 थी 75, 7 आया, ठीक है, 25 अट्ठे 200, तो 207, ये 20 आया, और 25 थी 75, 85 95, तो 9575। इसका मतलब है कि हमारा जो मार्क प्राइस था वो कितना था, 9,575 था। उसने 12% की छूट देने के बाद 8,426 रुपये में उसको बेचा था, लेकिन अब उसने खरीदा कितने का था, उसने खुद 7,660 रुपये का खरीदा था, यानी मार्क प्राइस तो आपका ये है और कॉस्ट प्राइस कितना है 7,660, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही पूछा है। तो 5 में से 0 गया 5, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 9 आएगा और यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, यानी कि 1915 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि ए शॉपकीपर ऑफर्स दी फॉलोइंग स्कीम ऑन टॉयज ऑल हैविंग द सेम मार्क प्राइस। सबका मार्क प्राइस जो है वो सेम है, तो बताइए, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, ये आपके डिस्काउंट है, 2 डिस्काउंट है, एक 15 है और एक 35 है, 3 डिस्काउंट है 24, 31 और 20। उसके बाद डिस्काउंट है, डिस्काउंट 25% ऑन फर्स्ट 5 टॉयज एंड 11% ऑन ईच टॉय देयर आफ्टर। उसके बाद जितने भी टॉयज़ हैं उसके बाद सब पर 11% का डिस्काउंट। 7 टॉयज़ फ्री फॉर कॉस्ट ऑन बाइंग 7, यानी कि 7 खरीदने पर, 7 खिलौने खरीदने पर 7 मुफ्त। एक ग्राहक 7 खिलौने खरीदना चाहता है, तो उपरोक्त में कौन सी योजना सबसे कम फायदेमंद है, सबसे कम फायदेमंद है, यानी कि सबसे कम डिस्काउंट जो है वो उसको किस पर मिलेगा। तो इसमें देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट आप सबके यहाँ पर निकाल लेंगे, 15 और 35 का निकाल लेंगे, इसी तरह इनका निकाल लेंगे, इसी तरह से 5 खिलौनों पर 25% की छूट और उसके बाद जितने भी हैं 11% की छूट।
तो क्या है आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आप इन क्वेश्चन को तो इजीली कर ही लेंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट आपका क्या होता है कि डिस्काउंट, एक बार डिस्काउंट लगने के बाद जो हमारा बचेगा उस पर फिर वो डिस्काउंट लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 15 और 35 ने दिया है तो पहले हम 15 और 35 को ऐड कर लें, उसके बाद यहाँ पर डिस्काउंट निकालें। देखिए जैसे 100 पर एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ, पहला वाला ऑप्शन ए। 15 पर इसने बोला है कि पहले 15% और 35% के क्रमिक छूट, यानी कि जो है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट। तो पहले हम 15% इसका निकालते हैं, तो 15 बट्टे कितना आया 100, तो 15 बचा। अब किस में से 15 की छूट, 100 में से, तो बचा कितना 85। अब जो दूसरा वाला है वो हमारा 85 पर लागू होगा, तो 85 गुणा 35 बट्टे में 100, तो ये जितना भी आएगा ये प्लस 15, ये हमारी टोटल यहाँ पर 100 में से जो डिस्काउंट है वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का तरीका। तो इसी तरह से आप इन सब को निकालेंगे और आंसर कमेंट में देंगे। ठीक है, आपको बताना है कि सबसे कम डिस्काउंट जो है वो आपको कहाँ पर मिला है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आई होप कि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, इसलिए हम अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट्स मार्क्स वर इनकरेक्टली एंटर्ड एज 41 इंस्टीड ऑफ 86, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। एक छात्र के अंक 86 के बजाय 41 दर्ज कर दिए गए, तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। कक्षा की ऐसे कैसे बता सकते हैं। अच्छा लगता है इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर है, क्योंकि इसमें ये उसको बताना चाहिए था कि 86 के बजाय 41 अगर किया है तो उसके एवरेज में कुछ कमी हुई होगी। ठीक है, क्योंकि 86 ज़्यादा है 41 कम है, तो उसके ओवरऑल एवरेज में कुछ ना कुछ कमी हुई होगी। तो ये पूछ रहा है कि बताइए कितने स्टूडेंट हैं। ये हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें ये चीज़ दी गई हो कि इतने नंबर के बजाय इतने दर्ज करने पर उसको इतने का मतलब नुकसान हुआ या उसका एवरेज जो है इतना कम हो गया, तभी इसका आंसर दिया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को अभी आप छोड़ देंगे। मैं कोशिश करूँगा कि अगर ये क्वेश्चन पूरा मिल जाता है, ये टाइपिंग मिस्टेक ही हुई है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अ वुमन सेल्स अ साड़ी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक वुमन एक साड़ी को 20% के लाभ पर बेचती है। इफ़ शी हैड बॉट इट फॉर 20%, अगर उसने इसे 20%, अच्छा 20% लेस, अगर उसने 20% कम में खरीदा होता और 40% लेस में बेचा होता, शी वुड हैव गेंड 40%, तो उसे 40% का लाभ होता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी। तो साड़ी का जो क्रय मूल्य है वो आपको बताना है। एक महिला ने साड़ी को 20% के लाभ पर बेच दिया। मान लिया साड़ी 100 रुपये की थी, उसने कितने पर बेचा, उसको 120 रुपये में बेच दिया। ठीक है, क्योंकि 20 के लाभ पर बेचना मतलब 100 + 20, तो 100 का 20% लाभ के साथ अमाउंट आपका 120 हो जाएगा। तो 100 की साड़ी थी, 120 पर बेची। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, यानी कि 100 की साड़ी को अगर उसने 20% कम यानी कि 80 में खरीदा होता और 40 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ होता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात इसने बोली है। इसने बोला है कि अगर उसने उसको 20% कम में खरीदा होता, यानी कि 80 में खरीदा होता और 40 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे लाभ कितने का होता, यानी कि 80 पर कितने का लाभ होता, 40% का लाभ होता। तो 40% के लाभ का मतलब क्या है, यानी कि 140/100, यानी कि 1.4 लिख सकते हैं। तो 1.4 हमने लिख दिया, तो कितना आ जाएगा, 14 × 8 112, 112 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा CP है वो कितना आ गया, वो 112 आ गया। पहले 120 की थी और उसके बाद ये 112 की बची। ठीक है, कितने की थी, 120 की थी, 112 की बची, तो ये कहती है कि 40 रुपये कम में बेचा होता। और यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, तो ये आपका 8 कम आ रहा है। 120 था पहले, फिर ये 112 आ गया, तो 8 की जो वैल्यू है यहाँ पर हमें कितनी दी हुई है, ये 40 दी हुई है। यानी कि 8 कम हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 40 कम हुआ है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1 का मतलब यहाँ पर 5 है। 1 का मतलब क्या है, 5 है। इसने पूछा क्या है, साड़ी का क्रिया मूल्य पूछा है, तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो 100 का मतलब हो जाएगा 500। ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ही रहा। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल इन अ स्कूल इज 5:3। बॉयज़ एंड गर्ल का जो रेशियो है वो कितना है, वो आपका 5:3 है। इसने कहा कि इफ देयर आर 160 मोर बॉयज़ देन गर्ल, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल इन द स्कूल। इसने कहा कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो ज़्यादा हैं 160 कंपेरिजन टू गर्ल्स।
तो गर्ल्स का रेशियो 3 है, बॉयज़ का रेशियो 2 है। तो कितना ज़्यादा है? देखिए रेशियो आपका 2 ज़्यादा है, लेकिन इसने दिया कितना है नंबर्स में कि 160 ज़्यादा है। तो 2 का मतलब 160 है, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा 80। 1 का मतलब 80, अब 1 का मतलब अगर 80 है तो हमें गर्ल्स का निकालना है, तो गर्ल्स का मतलब यानी कि 3 है, तो 3 का मतलब 8 तिया 24, 240 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगर ये पूछता कि नंबर ऑफ बॉयज़ बताइए, तो हम 80 की मल्टीप्लाई 5 में कर देते, तो 400 आपका यहाँ पर बॉयज़ आ जाते। तो जो स्कूल है, अगर टोटल की बात करें तो बॉयज़ यहाँ पर 400 हैं और गर्ल्स जो है वो 240 है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी स्फेरिकल आयरन बॉल्स ईच 12.6 सेंटीमीटर इन डायामीटर, ठीक है, कैन बी मेड फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ आयरन विद डायमेंशन दिस एंड दिस। ठीक है, रेक्टेंगुलर सॉलिड डायमेंशन रेक्टेंगुलर, अच्छा 189, 88 और 63 सेंटीमीटर। तो कितनी यहाँ पर बनाई जा सकती हैं ये आपको बताना है। 189 सेंटीमीटर, 188 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर आयाम वाले एक लोहे के आयताकार ठोस। आयताकार ठोस का मतलब क्या होता है? ठीक है, आप सोच रहे होंगे आयत में तो 2 ही साइड होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो आयताकार ठोस का मतलब होता है, इसने यहाँ पर बात की है घनाभ की, क्यूबॉइड की बात कर रहा है। तो वही तो होता है आपका आयताकार, आयताकार भी होगा और आपका क्या है ठोस भी हो जाएगा। तो ये होगा, ये यहाँ पर इसने इनडायरेक्टली घनाभ की बात की यानी क्यूबॉइड की बात की है। तो देखिए जब भी किसी को पिघलाकर एक एक शेप को पिघलाकर दूसरी शेप में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो हम यहाँ पर सेम होता है। ठीक है, तो पहले का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे घनाभ का, तो 189 इंटू 88 इंटू 63, तो ये तो इसका हो गया। अब हमें हमें बताना है स्फेरिकल आयरन बॉल जिनका डायमीटर ये है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस इसकी आधी हो जाएगी यानी कि 6.3 हो जाएगी, 6.3 हो जाएगी। तो हम क्या है इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो जो आपका स्फेयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारी 6.3 है, तो 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। ठीक है, तो 6.3 से ये आपका 10 बार कटेगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें तो 22 चौके 88, ये पूरा पूरा कट जाएगा। 7 से देखिए 7 नाम 63, 0.9 बार कटेगा, और इसको अगर हम काटें तो ये 0.3 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या है, इसको काटना है, तो यहाँ पर देखिए 3 से ये आपका कट जाएगा, 3 छंग 18 और 3 तिया 9, पॉइंट भी है तो एक जीरो भी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर से 63 आ रहा है, तो 63 से आपका कितना 10 बार कटेगा और एक पॉइंट है, तो आपका ये 0 यानी कि 100 आपका यहाँ पर है और 10 आपका यहाँ पर है। तो टोटल की अगर हम बात करें तो 1000 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 100 इंटू 10 आपका क्या है 1000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको क्या है सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई में सबसे पहले हम क्या है ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बॉड मास में आपने देखना होगा ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद आपका क्या हो जाता है डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को, और ब्रैकेट में भी जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो देखिए ये तो आपका ऊपर है और ये आपका डिवाइड में है, ये आपका क्या है डिवाइड में है। तो ऊपर वाले ब्रैकेट को हम अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो अलग सॉल्व करने का मतलब क्या है, ये आपका 106 और 54 160 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाई वाट, डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करना है, अब इसको सॉल्व करने हैं हम सेपरेटली। देखिए सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है ये 5 3 8, 8 की 2 में गुणा करेंगे तो 16। अब 16 की यहाँ पर क्या है 25 में हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो 16 की 25 में, तो 25 चौका 100, 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये आपका 400 आ जाएगा। तो 400 ना लिख करके हम इसको क्या है 25 गुणा 16 ही लिख लेते हैं, तो हमारा काम जो है थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो 16 से ये 10 बार कटा, माइनस यहाँ पर 3 है, माइनस क्या है आपका 3 है, तो ये कितना आया 5 पूरे 25 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पर अगर हम करें तो 5 चौक 20, 0.4 माइनस आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, 0.4 सॉरी, ये आपको कितना आ रहा है 160, 2/5 माइनस 3, तो 2/5 माइनस 3, तो 5 तिया 15
15 में से 2 गए तो ये आपका -13/5 आएगा। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 और ये आपका 30 बचा, 5 अंक 30 -2.6 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हाँ, यहाँ से भी इतना ही आ रहा है -2.6। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने रहा। अ बॉय राइड्स ऑन हिज बाइक फ्रॉम हिज होम टू कॉलेज विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13.5 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 25 kmph and return back to home at a speed of 20 किलोमीटर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। एंटायर जर्नी के लिए क्या है, एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर आपकी सेम है, 13.5 किलोमीटर ही है। तो जाता है वो 25 की स्पीड से, आता है 20 की स्पीड से। तो सिंपली क्या है, हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपली इसका आंसर जो है हमको यहाँ पर देना है। देखिए कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, 13 दूनी 26 यानी कि 27 किलोमीटर हो जाएगी आने की और जाने की। टोटल टाइम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो टोटल टाइम आपका कैसे आ जाएगा, तो स्पीड बराबर क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपका हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर देखिए क्या है, 2ab अपॉन a प्लस बी, 2 इंटू 25 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 20, यही आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो 25 और 20 45, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100, ये हो जाएगा आपका 1000 बटे 45। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे तो आंसर जो है वो आपका 22.22 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22.22 ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। अ कॉफ़ी पाउडर वर्थ 574 पर kg एंड 810 पर kg आर मिक्सड विद ए थर्ड वेराइटी इन द रेशियो 1:2। इफ द मिक्सचर इज वर्थ 750 पर kg, फाइंड द प्राइस ऑफ द थर्ड वेराइटी पर kg। सीधा सीधा इसने क्या बोला है कि कॉफ़ी का जो पाउडर है वो कितना है, एक तो 574 है, दूसरा 810 है, मिक्स कर दिया, आर मिक्सड विद द थर्ड वेराइटी इन द रेशियो 1:2 के रेशियो में इसको क्या किया है, मिक्स कर दिया गया है। तो अब इसने पूछा है कि इफ़ द मिक्सचर इज वर्थ, जो मिक्सचर है उसको 750 पर kg के रेट से बेचा गया है, तो फाइंड द प्राइस ऑफ थर्ड वेराइटी। तो थर्ड वेराइटी का जो मूल्य है वो यहाँ पर कितना होगा, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास देखिए क्या है, रेशो दिया हुआ है। पहला जो वेराइटी है उसको उसका रेशो 1 है, दूसरा 1 है, तीसरा जो है 2 है। और इस रेशो की जो कीमत है वो हमें नहीं पता है। पहले की कितनी है हमारी 574 है, दूसरे की हमारी 810 है, तीसरे की हम यहाँ पर x मान लेते हैं। ठीक है, देखिए टोटल रेशो में कितना आ रहा है, कितने पार्ट आ रहे हैं, 2 पार्ट इसके और 2 पार्ट इन दोनों के, तो टोटल 4 पार्ट है। अगर हम बात करें मिक्सचर को उसने किस रेट पर बेचा है, 750, तो टोटल आपको कितना हो जाएगा, 750 गुणा 4 पार्ट। ये किसके बराबर है, एक पार्ट इसका, एक पार्ट इसका, 2 पार्ट इसका। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं तो हमारा आंसर यहीं पर आ जाएगा। देखिए कैसे, 574 500 क्या आएगा 74 प्लस में 810 और प्लस में 2x इज इक्वल टू 750 में हम यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 दूनी 3, यानी कि 3000 जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 750 दूनी आपका 1500 होगा, 1500 दूनी 3500। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे तो 810 और 574 आपको कितना हो जाएगा, 8 5 13, 1384, यानी कि 3000 में से हम क्या है 1384 सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ जाएगा, 10 में से 4 के 6, 1 9 में से 3 के 6 और ये आपका 1616 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2x की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ रही है, 1616 आ रही है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 808 आ जाएगी और 808 ही आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो तीसरी जो वैरायटी थी वो कितने रुपए पर केजी थी, वो आपकी 808 रुपये प्रति किलोग्राम थी। तो इस तरह से आपके मैथमेटिक्स के भी 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने होते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, यानी कि एक्टिव फॉर्म हमें यहाँ पर दी हुई है, इसकी पैसिव फॉर्म में इन 4 ऑप्शंस में से चूज करनी है। द मैनेजर इज रिव्यूइंग द एनुअल रिपोर्ट, तो सेंटेंस जो है हमारा वो क्या है, इज रिव्यूइंग यानी कि प्रेजेंट
कंटिन्यूअस का टेंस है, तो इसकी हमें क्या बनानी है, पैसिव फॉर्म बनानी है। तो पैसिव में आप जानते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। द मैनेजर इज रिव्यूइंग द एनुअल रिपोर्ट, तो एनुअल रिपोर्ट से आपका जो सेंटेंस है वो स्टार्ट यहाँ पर होगा। तो द एनुअल रिपोर्ट इज बीइंग रिव्यूड बाय द मैनेजर, पहला ये आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक लग रहा है, बाकी वाज नहीं आएगा, इज रिव्यूड, क्योंकि देखिए कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग भी आपका यहाँ पर आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। Identify the antonym of the underlined word used in the sentence. The manager appreciated the employee's frank remark during the meeting. मैनेजर ने अप्रिशिएट किया एम्प्लॉय के फ्रैंक रिमार्क को, ठीक है। तो फ्रैंक का मतलब ऑनेस्ट, जेन्युइन, ओपन या फिर सीक्रेटिव। तो देखिए फ्रैंक का मतलब होता है जो जेन्युइन रिमार्क होता है, मतलब जो कमी है उसको डायरेक्टली कह देना, ये नहीं है कि मैनेजर के डर से कुछ उसको मैनिपुलेट करके बताना। तो यहाँ पर इसका हमें एंटोनिम बताना था, लेकिन तो एंटोनिम इसका मतलब उल्टा। तो यहाँ पर देखिए ऑनेस्ट, जेन्युइन और ओपन जो है ये इसके तीनों के तीनों सिनोनिम है। तो सीक्रेटिव यानी कि छुपाकर, सीक्रेटिव मतलब कोई भी चीज़ होती है जिसको हम छुपा कर रखने की कोशिश करते हैं, तो यही आपका क्या है, इसका अपोजिट हो जाएगा, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। हिज स्पीच वाज सो डैश दैट इवन द क्रिटिक्स अपलॉड हर सिंसेरिटी। देखिए क्रिटिक्स ने भी अपलोड किया उसकी सिंसेरिटी को, यानी कि जो उसकी आलोचना करते थे लोग, जो उसका बुरा भला कहते थे, उसने भी उसकी स्पीच को क्या किया, अपलोड किया, यानी प्रशंसा की उसकी उन्होंने। तो कैसी स्पीच होगी वो, क्या एरोगेंट होगी, बिल्कुल नहीं, एरोगेंट स्पीच को तो क्रिटिक्स तो क्या उसके जो सपोर्टर हैं वो भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। इंडिफरेंट भी नहीं होगी, हेजिटेंट भी नहीं होगी, यानी हेजिटेंट भी मतलब अगर वो हेजिटेट होकर बोलेगी या लड़खड़ाएगी बोलने में तो फिर उसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो परसुएसिव का मतलब होता है यहाँ पर उसको अप्रिशिएट करना। तो परसुएसिव यहाँ पर आपका क्या है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। परसुएसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो इफेक्टिव स्पीच होगी उसके लिए यहाँ पर यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन for the underlined segment in the given sentence. The two parties formed a temporary alliance to win the election. दो पार्टीज ने एक टेम्पररी अलायंस बनाया है इलेक्शन को जीतने के लिए। तो इसका हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। इसके लिए सिंडिकेट होगा, फेडरेशन होगा, कोलिशन होगा या फिर कॉन्फेडरेशन होगा। तो देखिए सिंडिकेट की अगर हम बात करें तो सिंडिकेट क्या होता है, ये एक बिजनेस से रिलेटेड होता है, बिजनेस फोकस्ड जो अलायंस होता है उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन जीतने की बात थी। फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन आपकी एक गवर्नमेंट बॉडी होती है जो आपकी परमानेंट या सेंट्रलाइज्ड होती है। कोलिशन तो देखिए जो टेम्परेरीली अलायंस होता है उसको कहते हैं कोलिशन। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी काम को करने के लिए जो एक टेम्परेरी अलायंस बनाया जाता है उसको कोलिशन कहा जाता है। कॉन्फेडरेशन भी आपका यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये आपका डिसेंट्रलाइज्ड यूनियन ऑफ स्टेट होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा फॉर अ टेम्परेरी अलायंस। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। चूज द करेक्ट प्रोवर्ब दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, यानी कि हमें क्या है इसके सेम मीनिंग वाला ही जो यहाँ पर प्रोवर्ब है वो ढूंढ कर बताना है। इफ़ यू वांट टू सक्सीड यू मस्ट वर्क हार्ड बिकॉज नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट एफर्ट, यानी कि हमें बताना है इसके लिए क्या यूज़ होगा। नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट एफर्ट, बिना एफर्ट के कोई भी चीज़ हासिल नहीं की जा सकती है। तो प्रैक्टिस मेक परफेक्ट ये तो नहीं आएगा, ठीक है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है कि रोम जो है वो एक दिन में नहीं बना है, रोम को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। मेक हे वाइल द सनशाइन, ये भी नहीं आएगा। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो यहाँ पर जो एकदम अप्रोप्रिएट आंसर होगा नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट एफर्ट, यानी कि रोम जो बना था वो बहुत ही मुश्किलों के बाद बना था, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था उसमें, तो एक दिन में वो नहीं बना, यानी कि कोई भी काम जो है एक दिन में नहीं हो जाएगा, उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने होंगे तभी आप किसी चीज़ को अचीव कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसके लिए एकदम बेस्ट प्रोवर्ब जो होगा, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। चूज द करेक्ट इडियम दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट। अंडरलाइन सेगमेंट को जो रिप्लेस कर दे वो आपको करेक्ट इडियम यहाँ पर बताना है। डिस्पाइट लिमिटेड रिसोर्सेज द स्मॉल कंपनी हैंडल्ड द क्राइसिस विद करेज एंड कंट्रोल। हैंडल द क्राइसिस विद करेज एंड कंट्रोल, तो कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब हमने आपको कई बार बताया, इसका मतलब होता है किसी काम को बंद करना, मतलब चलते हुए काम को मतलब रोक देना, कॉल इट अ डे। टुक द बुल बाय द हॉर्स, ये भी आपका क्या है, हाँ ये बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। हैंडल द क्राइसिस विद करेज एंड कंट्रोल।
थ्रू इन द टावल का मतलब होता है गिव अप कर देना, हार मान जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा। और फोर्थ जो है आपका जंप द गन। जंप द गन का मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग टू अर्ली, ठीक है, टू एक्ट बिफोर द अप्रोप्रिएट टाइम, किसी काम को एकदम से कर देना, ठीक है, जबकि उसका सही टाइम भी नहीं था। तो ये भी इसका आंसर जो है वो सही नहीं होगा। टुक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि टुक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि किसी चीज़ को, किसी क्राइसिस को, किसी हार्ड टाइम को बड़े ही करेज के साथ उसका सामना करना, उसको फेस करना, ये इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। चूज द सेंटेंस दैट इज करेक्टली रिटन इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव अनाउंस्ड, ये कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है, तो विल बी अनाउंसिंग नहीं आएगा, ठीक है। विल अनाउंस नहीं आएगा, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पर भी देखिए अनाउंसिंग है, तो ये भी आपका नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में आपका विल शैल होगा, प्लस हैज़ हैव होगा, और क्या है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो यही आपका फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपको देखने के लिए मिल रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। द डैश scent of blooming jasmine filled the evening air, making the garden walk truly enjoyable. The कैसा सेंट, कैसे सेंट ने ब्लूमिंग जैस्मिन फिल्ड विद इवनिंग एयर इंजॉयबल बनाया? एल्यूसिव। एल्यूसिव का मतलब क्या होता है? एल्यूसिव की बात करें तो जो बहुत ज़्यादा आपका कहते हैं ना डिफ़िकल्ट टू फाइंड या अचीव, उसको एल्यूसिव कहते हैं। पंजेंट की अगर हम बात करें तो हैविंग ए शार्पली स्ट्रॉन्ग और टेस्ट या स्मेल की बात करते हैं। फ्रेग्रेंट जो होता है वो आपका क्या होता है? एक अच्छी खुशबू को, फूलों की हो या आपकी किसी और चीज़ की हो। तो हैविंग अ प्लीजेंट और स्वीट स्मेल, तो यहाँ पर भी क्या है, आपकी सेंट की बात हो रही है, तो जो फ्रेग्रेंट है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेटालिक का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। वी मस्ट केयरफुली डैश स्टडी डैश intricate detail of contract before committing to dash stipulated term and conditions। तो यहाँ पर जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, वी मस्ट केयरफुली स्टडी द इंट्रिकेट डिटेल्स, ठीक है। देखिए स्पेसिफिक डिटेल की बात हो रही है तो आपका द आएगा। उसके बाद द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर कमिटिंग टू द स्टिपुलेट टर्म्स एंड कंडीशन, तो यहाँ पर भी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो स्पेसिफिक होंगी, तो यहाँ पर भी आपका क्या है? द आ जाएगा। तो दोनों ब्लैंक्स में आपका द आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि अपोजिट वर्ड, अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड आपको यहाँ पर ढूंढना है। अ पर्सन हु इज प्रोफ्लिगेट विद देयर वेल्थ इज द अपोजिट ऑफ वन हु फाइनेंशियली पार्सिमोनियस। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका क्या होगा? प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट का मतलब क्या होता है? जो आपका एक्स्ट्रावेजेंट होता है। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब जो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, वेस्टफुल होता है, जिसको पैसे खर्च करने में कोई भी संकोच नहीं करना पड़ता है, और वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी मनी स्पेंड कर देता है। तो बॉन्टीफुल भी क्या होता है आपका? बॉन्टीफुल भी इसका सिनोनिम हो जाता है, इसको भी क्या कहते हैं? जो आपका एक्सेसिव मनी को खर्च कर देता है। लिबरल का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी कहते हैं कंजूस को, कंजूस या इकोनॉमिकल कह सकते हैं आप इनको। इकोनॉमिकल यानी कि जो बहुत ही ज़रूरत के तौर पर ही पैसे खर्च करता एक एक्स्ट्रावेजेंट आपका क्या हो जाता है? वो इसका सिनोनिम हो जाएगा, यानी कि जो आपका वेस्टफुल हो, ठीक है, रेकलेस हो। तो ऑप्शन यहाँ पर थर्ड जो है वो आपका इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस, या फिर आपका क्या है? जो जो अवॉइड करता है वेस्ट को, ठीक है, यानी कि वेस्ट को वेस्ट नहीं करता है, बल्कि अगर कोई वेस्ट होने वाली चीज़ है तो उसको अवॉइड कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थ्रिफ्टी को पार्सिमोनियस भी कहते हैं, ठीक है। पार्सिमोनियस और थ्रिफ्टी जो है वो एक दूसरे के क्या है? यहाँ पर सिनोनिम्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं इंग्लिश के। अब चलते हैं अपने लास्ट सेक्शन पर, जो है हमारा हिंदी लैंग्वेज का। तो हिंदी भाषा में हमें यहाँ पर 10 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। दिए गए वाक्य में उचित कारक का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूर्ण करना है। श्रवण कुमार अपने माता पिता के अनन्य भक्त थे, तो के यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 है, वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची पहचानना है। मनुष्य की देह नाशवान है, ठीक है, बेसुध है, बिल्कुल नहीं, क्षणभंगुर है, बिगाड़ है या फिर भयभीत है। तो नाशवान का मतलब है कि कभी न कभी जो मनुष्य की देह है उसका नाश हो जाएगा, यानी कभी न कभी वो खत्म हो जाएगी। कहते हैं ना कि इस जिसने जन्म लिया है वो मतलब मरेगा भी, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई भी है। जिसने मतलब कहते हैं कि जिसने जन्म ले लिया, जिसने सांस ले ली, उसकी सांस एक ना एक दिन यहाँ पर खत्म भी होनी ही है। तो जो मनुष्य की देह है वो नाशवान है, एक दिन वो मिट्टी में मिल जानी है। तो इसका जो पर्यायवाची है वो आपका क्षणभंगुर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रहा, किरकिरा हो जाना। किरकिरा होने का मतलब क्या है? विघ्न पड़ना, बहुत दूर नहीं होगा, बड़ा करना नहीं होगा, चले जाना नहीं होगा। विघ्न पड़ना मतलब किसी चीज़ में बाधा पड़ना, ठीक है। कहते हैं ना कि मजा किरकिरा हो गया, मतलब किसी चीज़ में क्या है, कुछ ना कुछ बाधा वहाँ पर आ चुकी, कोई ना कोई विघ्न वहाँ पर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे। उपयुक्त क्रिया विशेषण का चयन करके वाक्य को पूर्ण करना है। यहाँ आदमी ईमानदार है। अवशेष, कोई, प्रत्येक या विशेष। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर एकदम सही होगा। क्रिया विशेषण की यहाँ पर बात की है, ठीक है, क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण। तो प्रत्येक ही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पर चलेंगे। देश में बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? उद्योगीकरण, उद्यान गोष्ठी, उद्योग या फिर उद्भाषण। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। किसी नियम के अंतर्गत बना हुआ कोई और छोटा नियम, तो उसको क्या कहते हैं? जैसे क्या है, किसी ने 5 नियम बना दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब उन 5 के जो है सब सेक्शंस बना दिए, किसी में 2 किसी में 4। तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं उपनियम, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? उपनियम। ये नियम है और ये इनके उपनियम है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 पर चलेंगे। मक्खी पर मक्खी मारना, भेद खुलने की संभावना होना, मालदार आदमी बनना, निरर्थक कार्य करना या फिर लाभ के स्थान पर हानि होना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची पहचाने। मैंने अपनी नई पुस्तक का मसौदा प्रकाशक को भेज दिया है। तो मसौदा यहाँ पर क्या है? मसखरा, ख्याली, पांडुलिपि या फिर अभिलिखित। तो देखिए, मसौदा का मतलब क्या होता है? मसौदा का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कंप्लीट करने से पहले जो अपने आप स्क्रिप्ट तैयार की जाती है उसको मसौदा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई बुक अपनी प्रिंट करानी है, ठीक है, तो प्रकाशक को भेजने से पहले आप उसको तैयार करेंगे, मतलब हाथ से लिखी हुई जो होती है, जिसको इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, हाथ से लिखी हुई, या फिर आपने खुद उसको अपने कंप्यूटर पर टाइप करके रखा हो कि अब इसको छपवाना है, इस किताब को छपवाना है, तो उसको पांडुलिपि कहा जाता है और उसको मसौदा या फिर क्या है इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। यानी कि छपने से पहले जो आपके पास एक कॉपी होती है उसको मसौदा या पांडुलिपि कहते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है, इसको क्रम में लगाना है। एक वृद्ध उपन्यास है, तो देखिए एक से तो आपका क्या है, सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि किसी एक उपन्यास की बात यहाँ पर हो रही है। गोदान प्रेमचंद्र कृत अत्यंत व्यापक है। तो देखिए 2 से शुरू होगा, ये तो हमारा यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है। यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका कि गोदान जो है वो प्रेमचंद द्वारा कृत एक वृद्ध उपन्यास है जिसका वर्ण्य विषय अत्यंत व्यापक है। तो 2 के बाद आपका 1 आ जाएगा, उसके बाद क्या है आपका 4 और फिर 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट प्रश्न पर। दिए गए वाक्य को पूर्ण करने के लिए सबसे उपयुक्त क्रिया विशेषण का चयन करना है। 2010 में मलेरिया से डैश 6 लाख से अधिक मौतें हुई हैं। तो निस्संदेह, अक्सर, गंभीर या फिर लगभग। तो जब भी हम किसी बड़े नंबर की बात करते हैं तो देखिए बड़ा नंबर एग्जैक्ट हमें नहीं पता होता है, जहाँ पर एग्जैक्ट तो पता नहीं होता है, लेकिन हम क्या है एक अनुमान लगाते हैं कि लगभग इतने लोगों की मृत्यु यहाँ पर हुई है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 लगभग का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं और इंग्लिश में इसके लिए हम अबाउट का यूज़ करते हैं, ठीक है, अबाउट 6 लाख। अगर यहाँ पर इंग्लिश में लिखना होता तो हम लिखते अबाउट 6 लाख। तो लगभग 6 लाख से अधिक मौतें हुई हैं, ये बिल्कुल यहाँ पर आपका सही क्रिया विशेषण होगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चंस जो हैं हिंदी के वो कंप्लीट हो जाते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके सभी 50 प्रश्न हमने कर लिए हैं और ये जो प्रश्न थे ये आपके 2025 के ही जो PYQs हैं, यानी कि जो आपके फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम हुए हैं उनके ही क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए थे। तो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उनको क्या करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।